100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं प्रधानमंत्री से। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे और हमारे प्रेसिडेंट खारगे जी भी हैं, वो भी डिबेट कर सकते हैं। अगर आपने मैनिफेस्टो को देखा है, वो 90% को सपोर्ट करने वाला मैनिफेस्टो है, मगर सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा। ये करना पड़ेगा और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का होता हुआ ये मैं कह रहा हूं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। लखनऊ के संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने जिस तरह से जाति और सत्ता में भागीदारी को लेकर बोला है, उसे राजनीतिक चर्चाकारों ने अनदेखा क्यों कर दिया। राहुल गांधी लगातार भागीदारी की बात कर रहे हैं और कांग्रेस की गलतियों को भी स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता आरक्षण के राग को छेड़ने से अक्सर बचते रहे हैं। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के इस विषय पर देर से आने वाले नेताओं में से जरूर हैं, मगर इस मुद्दे को नया विस्तार भी दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के भीतर यह बदलाव आया है। क्या उन्हें इस वर्ग का सर्वमान्य नेता यह बनाने जा रहा है जिस वर्ग में आज भी कई बड़े नेता पहले से स्थापित हैं। लखनऊ के संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने बहुत सी बातें कही हैं। हम उन बातों पर बारी बारी से आएंगे। शुरुआत उस चुनौती से कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। आमतौर पर कहा जाता था कि बीजेपी वक्ताओं की पार्टी है, तब उनके नेता अक्सर कांग्रेस को चुनौती दिया करते थे कि बहस होनी चाहिए, कांग्रेस में कोई बोलने वाला नेता नहीं है। बाद में अरविंद केजरीवाल ने भी बहस के लिए जब ललकारा तो कांग्रेस से कोई नहीं आया, बहस नहीं हो पाई। लेकिन यह पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस के शीर्ष नेता अपनी तरफ से कह रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री मोदी से बहस के लिए तैयार हैं। मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जबकि उनकी मान्यता बोलने वाले नेताओं की बनाई गई है। इस बात का एक खास महत्व है। महत्व यह है कि जो लोग बोलने के हिसाब से मोदी को नेता बना रहे थे, वो अक्सर ये बात किया करते थे कि राहुल को बोलना नहीं आता है, और जब राहुल गांधी ने बोलने के लिए बुला लिया तो बोलने को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा गुण बताने वाले तमाम चर्चाकार चुप हो गए और ज्ञान देने लगे कि भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। तो यह कहां लिखा है कि बाकी सिस्टम में आमने सामने बहस नहीं हो सकती। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। आदरणीय राहुल सर, और हमारे प्रेसिडेंट खारगे जी भी हैं, वो भी डिबेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं तो डिबेट कैसे कर सकते हैं? यह उनके लिए संभव ही नहीं है। 10 साल तक एक छत्र राज किया, लेकिन एक भी उनका इंटरव्यू ऐसा नहीं हुआ जिसे देखकर कोई कह सके कि ये हैं हमारे प्रधानमंत्री, और पूछने वाला ऐसा होता है पत्रकार। लखनऊ के सम्मेलन में राहुल गांधी ने जिस तरह से ईडी को लेकर कहा है, वह बता रहा है कि विपक्ष ने ईडी के डर से लड़ना सीख लिया है। जेल में डालकर सड़ा देने के डर से कितने नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में भाग गए। एक लिहाज से इन लोगों ने बहुत ठीक भी किया। इन लोगों ने बीजेपी में जाकर बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस, सपा, एनसीपी या शिवसेना में रहते तो जेल में रहते, अब बीजेपी में चले गए हैं तो उनके कार्यकर्ता और नेता जो खाली बैठे थे, उनके पास काम नहीं था, वो लोग कांग्रेस और दूसरे दलों से आए नेताओं को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी का बड़ा हिस्सा इस चुनाव में पूर्व कांग्रेसियों के लिए काफी मेहनत कर रहा है। यह सब ईडी के ही पुण्य प्रताप से हुआ है। बस इन नेताओं को याद रखना चाहिए कि अगर सरकार बदल गई और ईडी उनके घर चली गई तो वे भागकर कांग्रेस
या अपने अपने पुराने दलों में कैसे जाएंगे? ऐसा वक्त आ गया तो ईडी के डर से भागे हुए लोग ईडी के ही डर से बीजेपी से नहीं भाग पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे राजनीति का पता नहीं, सरकार बदली तो क्या पता फिर से यही लोग विपक्ष की सरकार में मलाई खाते नजर आएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने ईडी को लेकर जो बात कही है उसे ईडी के अफसरों और विपक्षी दलों को छोड़कर बीजेपी में भागे सारे नेताओं को भी सुनना चाहिए। आपने नोट किया है कि सीबीआई, ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटेरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटेरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? उम्मीद है राहुल के इस बयान पर चुनाव आयोग छुई मुई नहीं होगा और इस पर टिप्पणी ना कर दे। लेकिन राहुल गांधी की इस बात को ईडी के अफसर कैसे देखते होंगे? हो सकता है कि ऐसे अफसरों को भरोसा हो कि अब इस देश में सरकार कभी नहीं बदलने वाली है। तब भी इतिहास उनके काम को दर्ज कर चुका है। इस 10 साल में ईडी के हर काम को पब्लिक स्पेस में किसी न किसी रूप में रिकॉर्ड किया गया है। ऐसा नहीं है कि ईडी के अफसरों का चेहरा नहीं होता, नाम नहीं होता, उनके परिवार यार दोस्त तो पहचानते ही होंगे। सब पूछते भी होंगे कि क्या आप लोग दफ्तर इसलिए जाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर सकें? क्या ये अफसर इतिहास में खुद को इस तरह देखना चाहेंगे? राहुल गांधी का यह पुराना बयान उन्हें याद रखना चाहिए। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की जमानत की सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट के सवाल भी बता रहे हैं कि ईडी किस तरह से काम करती है। कोर्ट के सवालों का ईडी ढंग से जवाब देती नजर नहीं आई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर तो चर्चा भी गायब है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं केवल 3% नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। याद रखिए, यह आंकड़ा भ्रामक है। ईडी ने नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसमें 90% विपक्ष के नेता हैं। अब हम आते हैं जाति और भागीदारी के सवाल पर। 2 साल से इस मुद्दे को उठाते उठाते राहुल गांधी जाति की गणना और भागीदारी के सवाल को लेकर स्पष्ट और मुखर होने लगे हैं। उनकी बातें बता रही हैं कि उनके भीतर इस बात को लेकर काफी बड़ा राजनीतिक बदलाव हो रहा है। लखनऊ में दलित समाज के लोकप्रिय लोगों का एक सम्मेलन कराया गया, जहां राहुल गांधी ने आए हुए लोगों को पर्सनालिटीज कहा। आमतौर पर सोशल मीडिया के लोकप्रिय लोगों को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है।
आपको याद होगा, चुनाव शुरू होने से पहले दिल्ली में भारत मंडपम में मोदी सरकार ने भी 5000 इन्फ्लुएंसर का जमावड़ा किया और उन्हें पुरस्कृत किया। लखनऊ का यह सम्मेलन तब हो रहा है जब चुनाव आधा निकल चुका है। अब केवल 20 दिन बाकी हैं। लखनऊ के इस सम्मेलन का नाम था राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन। समुद्र भारत फाउंडेशन ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। इसके साथ इतिहासकार मृदुला मुखर्जी, सईदा हमीद, केटीएस तुलसी, श्याम बेनेगल, विनोद शर्मा, तुषार देशपांडे का नाम जुड़ा है। राहुल गांधी ने इस सम्मेलन में प्राइवेट से लेकर सरकारी सिस्टम में भागीदारी की सच्चाई को स्वीकार भी किया कि हमें यह दिख रहा है कि यह सच्चाई है और इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। दो तरीके के लोग होते हैं, राजनीति में तो खासतौर एकदम दिख जाता है। पूरी जिंदगी सत्ता के पीछे दौड़ते 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 सच्चाई को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ना अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं, ना अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं, ना किसी और की सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं। उनको सिर्फ एक चीज दिखती है कि किसी ना किसी तरह मेरे हाथों में इन्फ्लुएंस आ जाए, सत्ता आ जाए, बाकी सब छोड़ो। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कहते हैं ये सच्चाई है, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर मुझे जो दिख रहा है उस बात को मैं पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सच्चाई स्वीकार करता हूं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के इस नेता में जाति की संरचना को लेकर समझ अब साफ होती जा रही है। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस का कोई ऐसा नेता उभरा है जो जाति और जाति की हिस्सेदारी की बात इतनी सफाई से और मुखरता से करने लगा हो। इंडिया गठबंधन के नेता भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव तो इसके अगुवा रहे हैं। लेकिन गौर से देखें तो राहुल गांधी भविष्य के लिए अपनी बुनियाद रख रहे हैं। अगर उन्हें इन तमाम नेताओं से आगे निकलना है या साथ भी चलते रहना है तो यही वो जमीन है जिस पर उनका किया गया काम आगे की लड़ाई का उन्हें सेनापति बनाएगा। अगर आपने मैनिफेस्टो को देखा है, वो 90% को सपोर्ट करने वाला मैनिफेस्टो है, मगर सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा। ये करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी का होता हुआ ये मैं कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस को आज समझ आया, लेकिन राहुल गलती भी मान रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस को बदलना होगा। 2006 में अर्जुन सिंह ने शिक्षा में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया। वो फैसला अर्जुन सिंह के राजनीतिक जीवन का बड़ा फैसला था और उनके नाम से ही जाना जाता है, जिसे कागज पर नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए के सपोर्ट से यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, NIT और एम्स में लागू भी किया गया। अर्जुन सिंह की यही देन थी कि कांग्रेस आज उस वोट बैंक के सामने खड़ी होकर बात कर सकती है। हमने अर्जुन सिंह का कितनी बार नाम लिया, उस समय के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, क्योंकि उस समय के फैसले मंत्रियों के नाम से भी जाने जाते थे। आज राजनीति बदल गई है। क्या आप मोदी सरकार में किसी भी फैसले को किसी मंत्री के नाम से जानते हैं? निर्मला सीतारमण का ये फैसला था, पीयूष गोयल का इसमें दिमाग था, नितिन गडकरी की सोच थी। यहां हर फैसला केवल मोदी लेते हैं और हर आइडिया मोदी जी को ही आता है। बाकी मंत्रियों का काम बस इतना बताना होता है कि ये फैसला मोदी जी ने लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी मतदाताओं को खास तरह से अपने पाले में लाने का काम किया है, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ओबीसी राजनीति की पहचान आज भले हिंदुत्व की बना दी गई है, मगर इसका आधार आज भी समाजवादी रहा है, हिस्सेदारी के सवाल पर रहा है। लोहिया का नारा रहा है, पिछड़ा पावे 100 में 60। लोहिया को नेता मानने वाले बहुत से नेता आज हिंदुत्व की राजनीति की तरफ चले गए।
दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेता भी हैं जो जाति की हिस्सेदारी पर खुलकर बोलते हैं और हिंदुत्व से अलग राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव ने जाति की गणना पर तो अभियान ही चलाया और उनके दबाव में बिहार में जाति की गणना कराई गई। जाति की गणना को लेकर जो भूत खड़ा किया गया है वो सही नहीं है। बिहार में जाति की गणना हुई, आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई गई, तब भी सवर्ण मतदाता बीजेपी को वोट कर रहा है। बीजेपी ने एक बार भी नहीं कहा कि बिहार में जाति की गणना की रिपोर्ट गंगा में फेंक देंगे या आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जो फैसला नीतीश तेजस्वी सरकार ने लिया है उसे पलट देंगे। इसके बाद भी सवर्ण मतदाता बीजेपी के साथ नजर आते हैं। बीजेपी ऐसा कहने का साहस कर भी नहीं पाएगी। समाजवादी धारा की राजनीति का एक आधार हमेशा से हिस्सेदारी का सवाल रहा है, लेकिन पहली बार कांग्रेस का कोई नेता इस धारा को आत्मसात करता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी लगातार दलित और पिछड़ी जाति के अलग अलग लोगों से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अलग अलग समाज में अलग अलग जगह से ये लोग आए। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, पेरियार, बसवना, बुद्धा, ये अलग अलग स्पेसेस से आए, मगर इन सब ने ये बात एक्सेप्ट की कि जो मैं देख रहा हूं ये सच है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हुई, मगर 3000 साल में सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट ये है। और इसमें आप कहते हो कि ये संविधान अंबेडकर जी ने दिया, और उसमें सच्चाई है। अंबेडकर जी ने दिया, गांधी जी ने दिया, मगर ये एक सोच है। ये अंबेडकर जी से पहले भी थी। इसमें बुद्धा भी हैं, इसमें बसवना जी भी हैं, इसमें पेरियार हैं, इसमें गांधी हैं, और सिर्फ वो नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम किसी ने सुने भी नहीं। वो इसी चीज के लिए लड़े थे। किसान थे, मजदूर थे, नाई थे, बढ़ई थे, इसके लिए लड़े। उनका नाम आज हम नहीं जानते, मगर उनकी सोच इसमें है। तो जो भी, मेरा कहना है, जो भी हिंदुस्तान में अन्याय की सच्चाई को एक्सेप्ट करता है, उसकी सोच इसमें है। और इसने करोड़ों लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो फाउंडिंग फादर्स की एक्सपेक्टेशन थी, जो महात्मा गांधी की एक्सपेक्टेशन थी, जवाहरलाल नेहरू की एक्सपेक्टेशन थी, अंबेडकर जी की एक्सपेक्टेशन थी, उससे कम लोगों को इस किताब का फायदा हुआ है। तो सक्सेस है, मगर फेलियर भी है। ओवरआर्चिंग सक्सेस नहीं है। राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो पर बात करते हुए बाकायदा यह भी रेखांकित किया कि भागीदारी के इस अंतर को भरने के लिए वे किन रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। इस चुनाव में आप देखिए तो बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर उस तरह से मुखर नहीं है, बार बार बात नहीं कर रही है जिस तरह से राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी 90% पिछड़े वर्ग के लोगों में 5% जनरल वर्ग के गरीब को भी जोड़ते हैं और उसे 95% बना देते हैं। कहते हैं कि हर सेक्टर में इनकी भागीदारी बहुत कम क्यों है। और किसी का नुकसान नहीं करना, बट जो हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी है उसको देश के सामने रखना है। किसी को चोट नहीं मारनी, किसी को धमकी नहीं देनी, यह कहना है देखिए भैया ये हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी है,
इस देश में इतने दलित हैं, इतने आदिवासी हैं, इतने पिछड़े लोग हैं, इतने माइनॉरिटीज हैं, इतने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, और ये जो लोग हैं इनकी इतनी भागीदारी है, मीडिया में इतनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में इतनी भागीदारी है, जुडिशरी में इतनी, इलेक्शन कमीशन में इतनी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में इतनी। राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की धारणा बना दी गई है कि जब भी वे भारत के बारे में अपनी सोच को आगे रखते हैं, रास्ता बताते हैं, मीडिया के चर्चाकार ध्यान नहीं देते क्योंकि कोई नाराज हो जाएगा। कम से कम यही कहते कि राहुल का यह बताया हुआ रास्ता सही है या गलत। इस पर बहस भी नहीं होती क्योंकि बहस होगी तो राहुल का फोटो उसके केंद्र में नजर आएगा, फिर उतने समय के लिए मोदी जी का फोटो नजर नहीं आएगा। उन्होंने मीडिया का उदाहरण दिया। राहुल कई बार मीडिया की बात कर चुके हैं। जब से राहुल ने इसे उठाना शुरू किया तब से इस पर बात ही बंद हो गई। क्या इसलिए कि राहुल गांधी मीडिया के भीतर सामाजिक न्याय के प्रश्न को उठा रहे हैं? यह बात सच है कि मीडिया में दलित बहुत कम है, ना के बराबर, और आदिवासी तो ना से भी कम। यही हाल अब मुसलमानों का भी होता जा रहा है। तो मीडिया के इस ढांचे पर बात करने से दिक्कत क्या है, किसे है? इतना असंतुलन लेकर यह मीडिया न्याय कैसे कर सकता है? आप मीडिया में देखिए, मीडिया कोई मामूली औजार नहीं है। यह नैरेटिव बनाता है, देश का नैरेटिव बनाता है, पूरे देश का, पूरे देश के नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करता है। यहां बड़े बड़े पत्रकारों में, जर्नलिस्ट में, मीडिया ओनरशिप में आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब बात अच्छी लगे ना लगे, यह रियलिटी है, यह सच्चाई है। और छुपे तरीके से यह किया जाता है। पब्लिक सेक्टर में 90% के लिए रास्ते खुलते थे, ज्यादा नहीं खुलते थे मगर खुलते थे। आज 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, उनकी जो बड़े बड़े सैलरी, करोड़ों रुपए वाली सैलरी वाले लोग हैं, उनकी लिस्ट निकालिए। दिखा दीजिए कौन सा पिछड़ा है वहां पे, कौन सा दलित है, कौन सा आदिवासी है, कौन सा गरीब जनरल कास्ट का है, दिखा दीजिए। जुडिशरी में भी यही, सरकार में भी यही। और जो सच्चाई है वो छुपा दी जाती है। ऐसा नहीं था कि मनमोहन सिंह के समय प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बातें नहीं हुई। मीरा कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थी, बातें ही होती रही, अंत में कोई फैसला नहीं हुआ। यह जरूर देखा जाना चाहिए कि क्या इस बार उन प्राइवेट कंपनियों में इस अन्याय को दूर करने की गंभीर पहल होगी और यह कॉरपोरेट बर्दाश्त करेगा। लेकिन क्या बात है कि राहुल की इन बातों पर चुप्पी साध ली जाती है। अगर यह समस्या है कि 1% की आबादी के पास 70% की आबादी के बराबर धन आ गया है, तो क्या यह कहीं से अच्छा है? तो इसी तर्ज पर कॉरपोरेट से लेकर दूसरे संस्थानों में सामाजिक भागीदारी को दूर करने का तरीका क्या होना चाहिए, इस पर बात करने से क्यों डर लगता है? क्या अग्निवीर जैसी नौकरी की योजना से किसी भी समाज का भला हो सकता है? जब नौकरियां स्थायी नहीं होंगी तो किसी भी समाज के लिए आरक्षण का मतलब क्या रह जाएगा? क्या आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण तबके को जो आरक्षण मिला है उसका अग्निवीर से भला हो जाएगा? अग्निवीर स्कीम में नुकसान किसका हुआ है, आपने कभी सोचा? सिंपल, SC, ST, OBC, गरीब जनरल कास्ट। अग्निवीर सीनियर लेवल पे नहीं है, अग्निवीर जवान के लिए है। और 2 तरीके के शहीद बनाए जा रहे हैं। तो जहां भी देखो
90% तो है ही नहीं। अब मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ दीजिए, सच्चाई तो देख लीजिए, जाति जनगणना कर लीजिए। अगर जो मैं बोल रहा हूं गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यह तो पता लगाइए कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, यह तो पता लगाइए। कौन सी संस्थाओं में है, कहां हैं, कोर्ट्स में कितने हैं, और रिएक्शन आता है कि नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान की सच्चाई पता लगेगी, यही होगा। हम चाहते हैं कि आप राहुल गांधी के इस भाषण के बाकी हिस्से को सुने, उनके चैनल पर भी मौजूद है। सोचें कि क्या इन मुद्दों पर बहस नहीं होनी चाहिए। यही सब वो सवाल है जिन पर बहस नहीं होती है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी इतनी मजबूत जनता को मुसलमान की आबादी से डराने लग जाते हैं ताकि बात ना हो। मोदी जी राजा हैं, मैं सच बोल रहा हूं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी जी राजा हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं, कैबिनेट से कुछ लेना देना नहीं, पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं। 21वीं सदी के वो राजा हैं। और उनके जो फाइनेंसियर्स हैं पीछे, जो 2-3 फाइनेंसियर्स हैं, वो राजा का पूरा टेम्पो वाले, वो राजा, एक्चुअली वो राजा फ्रंट है। एक्चुअली राजा के पास पावर नहीं है, एक्चुअली पावर कहीं और है। तो ये सिचुएशन है। नहीं भैया, अनपढ़ राजा भी काम चला लेता। बहुत सारे अनपढ़ राजा हुए हैं हिंदुस्तान में, जिनमें अहंकार नहीं है, जिनमें अहंकार नहीं था, वो काम चला लेंगे। जो जनता की बात सुन लेते थे, ये दूसरे टाइप के हैं, ये किसी की नहीं सुनते। अब इनका लक्ष्य है कि पब्लिक सेक्टर को खत्म करो और जो दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के रास्ते हैं और गरीब जनरल कास्ट के जो रास्ते हैं, उनको एक एक करके खत्म करो। लखनऊ में राहुल गांधी का भाषण बता रहा है कि उनकी राजनीति में विचारधारा मजबूत होती जा रही है। उस विचारधारा की जड़ें समाजवादी राजनीति में रही हैं, कई दलों में रही हैं, जिनके आधार पर कांग्रेस को चुनौती दी गई और कांग्रेस कमजोर भी हुई। आज जब उस धारा के कई दल राहुल गांधी के साथ हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी सामाजिक न्याय के प्रश्न को मुखरता से उठा रहे हैं। राहुल का यह भाषण बता रहा है कि कांग्रेस ने उस भाषा को पकड़ लिया है जिसके झंडा बरदार कभी लोहिया, तो कभी मुलायम, तो कभी कांशीराम, तो कभी मायावती और लालू यादव रहे हैं और आज भी हैं। क्या राहुल गांधी की विचारधारा समाजवादी, सामाजिक न्याय से आगे किसी और ठिकाने की तलाश में है? भारतीय राजनीति में हार के चश्मे से देखे जाने वाले इस नेता पर नजर रखिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।